ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि आर्मी पब्लिक स्कूल वाक़े को तकरीबन 11 साल जो है वो हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो एक पॉलिसी थी, इस वाक़े के बाद उसमें क्या टर्निंग पॉइंट आप देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन 16 दिसंबर हमें एक इंतहाई कर्बनाक किस्म की याद की ताज़ा करता है कि जिस दिन तकरीबन 147 मासूम जानों को जो है वो शहीद किया गया, जिसमें कि स्टूडेंट्स थे और 8 से 18 साल के यंग बच्चे, जो अब 10 साल के बाद आज 28 साल के यंग नौजवान होते पाकिस्तान की तरक्की में जो है वो अपना किरदार अदा करते। लेकिन बदकिस्मती से उस दिन जो टेररिस्ट थे उन्होंने समझा कि शायद पॉलिटिकल कोई वैक्यूम ऐसा है कि जिसके अंदर रहते हुए वो अपनी इस कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करके पाकिस्तान को जो है वो अपने घुटनों पे आने में मजबूर कर सकते हैं। लेकिन वो भूल गए कि पाकिस्तान एक अजीम कौम है जो ऐसे तमाम चैलेंजेस के मौके के ऊपर यकजा हो जाया करती है। उस वक्त भी अगर आप याद करें तो 2014 में कुछ धरना चल रहा था और वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस को जो अरूज पे थे, तो वहां पर जो डिफरेंसेस थे पॉलिटिकल, उसको एज ए वैक्यूम समझा गया। जो इस वक्त भी दहशतगर्द आज 2025 के अंदर भी ये समझते हैं कि शायद कुछ वैक्यूम है कि जिसके अंदर रहते वो अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उसके फौरन बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया जिसके 20 नुकात थे और उसका मकसद प्राइमरीली ये था कि हर कीमत पर हमने टेररिज्म को शिकस्त देनी है और ऑपरेशन ज़रबे अज़ब और रदल फसाद का ऑपरेशन किए गए, जिससे कि खातर ख्वाहिश में कमी आई। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो गुड तालिबान और बैड तालिबान के दरमियान बहस में उलझ गई, जिसकी वजह से टेररिस्ट ने दोबारा से यहाँ पर अपने कदम जमाने की कोशिश की। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो तीरा वैली से और खैबर में दोबारा से लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि एक नेक्सस ऑफ टेररिज्म नार्को और स्मगलिंग का जो है उसको ब्रेक करना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये इससे जनरेट किया जाने वाला पैसा टेररिज्म के अंदर इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा आपने देखा कि आज लिमिटेड लेवल के ऊपर तीरा वैली से लोगों ने माइग्रेट भी किया है, क्योंकि वहां के लोगों के स्टेक्स बढ़ चुके और अब वो नहीं चाहते कि दोबारा टेररिस्ट वहां पे जो है वो अपनी दोबारा कदम जमा सके। और जो हमारी कामयाबी भी है वहां पर असफल फाटा के अंदर, वो वहां के लोकल्स की दी गई इंटेलिजेंस के ऊपर है। अगर आप देखें तो पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन 60,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, जो जाहिर है कि टेक्निकल इंटेलिजेंस भी मौजूद थी। इसके साथ लोकल्स वहां पे जिनके स्टेक्स अब बढ़ चुके तजारत के लिहाज से, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिहाज से, उन्होंने भी उसके अंदर खातर ख्वाह जो है किरदार अदा किया कि जिसकी वजह से हम टेररिज्म को अब बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं और हमारी जो दीगर क़यादत है फाटा के अंदर और केपी के अंदर, वो बिल्कुल तैयार बैठी है। मेरे ख्याल में अब सेम वॉइसेस पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जानिब से भी, वहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से भी आ रही हैं। तो एक होल ऑफ प्रोविंस, होल ऑफ अ नेशन रिस्पॉन्स जब जाएगा तो इंशाल्लाह ताला इस अफरियत से हम जान छुड़ा पाएंगे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 80,000 से ज्यादा हम जानें दे चुके हैं और इंडिया जो पाकिस्तान को हमेशा टेररिज्म के हिसाब से मलाइन करता हुआ पाया गया माजी के अंदर, आज उसने अपने ही खोदे हुए गड्ढे में ऊंधे मुंह जो है वो जाकर गिरा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। तो बिल्कुल सही बात थी कि जो नेक्सस है बेसिकली अफगानी एनडीएस का, रॉ का और मोसैद का, जो कि इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनके नेक्सस ने जहां साउथ एशिया को के अमन के दरपे था, वही चीजें बढ़कर वो नेटो के इवन कंट्रीज के अंदर टेरर को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो एक किस्म का इंडिया जो है रंगे हाथों पकड़ा गया है कि जिसमें वो टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है, जो पाकिस्तान को एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म कह कह के उसने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। आज पूरी दुनिया में इंडिया आइसोलेटेड है और इंडिया को बेसिकली प्राइमरीली अब इंडिया मुख्तलिफ स्टेट्स जानती हैं कि वो एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये तो पाकिस्तान, आपको पता है कि बहुत से ऐसे सबूत जो हैं पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखे थे। तो बहुत से, आपको पता है, 5 डोजियर्स भी दुनिया को हमने शेयर किए थे कि जी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जितने भी वाकयात हो रहे हैं उसमें हमसाया मुल्क भारत का हाथ है। अब तो इंटरनेशनल कम्युनिटी खुद इसका शिकार हो गई। सर, ऑस्ट्रेलिया का वाकया तो आपने देख ही लिया ना कि पहले वो शोर मचाते रहे, भारतीय मीडिया, अफगान मीडिया, वो पाकिस्तान का नाम लेते रहे, और अब आज हमने देख लिया कि प्रिंट ने ये बात तस्लीम कर ली है कि वो शख्स जो था वो भारतीय ओरिजिन का था। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? अमेरिका में भी भारत ने दहशतगर्दी की कोशिश की, यूके में भी हमने देख लिया, ऑस्ट्रेलिया का वाकया भी हमारे सामने आ चुका। तो क्या ये वक्त अब आन नहीं पहुंचा कि भारत को एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाए? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक असेसमेंट अपनी की है, लेकिन आप ये दिमाग में रखें, जहन में रखें कि इस वक्त जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है वो
रियलिस्ट पैराडाइम के इर्द गिर्द पिवट करता है, उसके वो महवर है, यानी कि जिसके पास इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है, या उसकी आबादी ज्यादा है, या नेशनल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जिसके ज्यादा हैं, जो कि ऑफ कोर्स इंडिया के पास हैं, तो उसके इर्द गिर्द लोग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दुनिया के जो कन्वर्ज करते हुए नजर आते हैं। मजीद ये कि इंडिया ने इस चीज का भी फायदा उठाया कि बुग्ज़ चाइना के सिलसिले में न सिर्फ अमेरिका ने, यूके ने, बल्कि यूरोपियन यूनियन ने भी इंडियंस का साथ दिया, और पिछले 15 सालों में टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली गैर जरूरी तौर पर इंडिया को सपोर्ट किया गया। लेकिन ये तमाम जो सहूलतें, तमाम जो उनकी सहूलतकारी की गई, इंडिया में जो पनपने वाली बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, जो कि आरएसएस एक इंतहा पसंद तंजीम है, जो कि नाजीज्म से लीड लेती है, उसका पॉलिटिकल फेस है। तो वो लिहाजा तमाम जितनी उनको असिस्टेंस की गई बुग्ज़ चाइना में, आज वो अफरियत बन के दुनिया के ऊपर वो उसने वार किया। आपने बिल्कुल ठीक है कि उससे पहले कनाडा में, न्यूयॉर्क के अंदर, आप यूरोपियन यूनियन में देखें, यूके के अंदर देखें, कतर में देखें, इवन ये जो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसके अंदर चाबहार पोर्ट के ऊपर 100 से ज्यादा रॉक एजेंट्स पकड़े गए। पाकिस्तान के पास कुलभूषण यादव की सूरत में जिंदा जागती मिसाल मौजूद है। और अब जो अफगानी रजीम है, बुरी रजीम, उसका जो प्रॉक्सी बनना कबूल करना इंडिया की फंडिंग को, तो ये तमाम इशारे जो हैं वो इंडिया पे जाके कन्वर्ज होते हैं कि जहां पे एक ऐसी पॉलिटिकल फाशिस्ट रजीम मुसल्लत है कि जो ना सिर्फ साउथ एशिया के अमन के दरपे है, बल्कि इंटरनेशनल अमन के भी दरपे है। तो इस सिलसिले में अब करना क्या है? तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान ने पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली 5 डोजियर्स बायलैटरल लेवल के ऊपर मुख्तलिफ कैपिटल्स के साथ, और एट द सेम टाइम मल्टीलैटरल, जिसमें यूनाइटेड नेशंस शामिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल शामिल है, वहां पे शेयर किए। लेकिन चूंकि लोगों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वीज़ा-वी चाइना जो है कन्वर्ज करते हैं इंडिया के साथ, तो उसको सपोर्ट करते रहे। लेकिन अब मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट्स, वजीर आजम कनाडा की स्टेटमेंट, वजीर आजम ऑस्ट्रेलिया की स्टेटमेंट, और दीगर जो कतर के अंदर देखे ईरानी स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, तो अब तमाम लोग बेहतर तौर पे जानते हैं कि इंडिया को अब चेकमेट करने की जरूरत है, क्योंकि जितनी ताकत दी है उसने दुनिया के अमन के खिलाफ काम किया। तो इस सिलसिले के अंदर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अपने डिप्लोमेटिक ऑन स्लॉट को दोबारा से रिजनरेट करे, ताकि एक यूनाइटेड नेशंस लेवल के ऊपर या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लेवल के ऊपर कोई ऐसी रेजोल्यूशन लेकर आए कि जिसमें इंडिया का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो फाइनेंशियल एड टास्क फोर्स है, फेटफ के अंदर कोई इस तरह की लाइक माइंडेड स्टेट्स के साथ मिलकर लॉबिंग की जाए कि इंडिया को ग्रे लिस्ट और उसके फर्दर आगे ब्लैक लिस्ट में धकेला जाए। इंडिया के ऊपर जब तक सैंक्शंस नहीं लगेंगी, कि जब प्रूवन हो चुका कि इंडिया जो है टेरर फंडिंग के लिहाज से पूरी दुनिया में टेररिज्म को जो है वो एक्सपोर्ट करता है, तो मेरे ख्याल में अब कोई दो राय रह नहीं गई कि फेटफ को एक्शन लेना चाहिए। अगर फेटफ इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लेता, तो फिर जिस तरह की आवाजें उठती रही हैं कि फेटफ एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर, वेपन के तौर पर इस्तेमाल होता है, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के खिलाफ, तो वो फिर उसको फर्दर तकवीत मिलेगी इस कॉन्सेप्ट को। तो लिहाजा फेटफ को अपनी जो उसकी इनफरादी नौयत है या उसका जो स्टेचर है उसको बरकरार रखना है। तो मेरे ख्याल में इंडिया के ऊपर अब सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। अदरवाइज इंडिया को अगर लगाम ना डालेगी तो हम तो साउथ एशिया में भुगत ही रहे हैं उसकी टेररिज्म को, तो दीगर दुनिया जो है वो इस वक्त उनके शर से नहीं बच सकेगी। और मैं समझता हूँ कि क्वाड जो कि एक डिफेंसिव अलायंस बनाया गया था कि जिसमें जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल थे, उसको भी रिविजिट करने की जरूरत है कि क्या आप अटलांटिक के अंदर जो पैसिफिक अटलांटिक के अंदर आप जो समझते हैं कि आप शायद इंडिया को एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे देखते हैं कि क्या आप वो उसकी कोई गुंजाइश बाकी रह गई है? नहीं, क्योंकि अगर आप जितनी उसको स्ट्रेंथन करेंगे मिलिटरीली तो वो उसको डाइवर्ट करेगा टुवर्ड्स टेररिज्म। तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कोर इतनी स्ट्रांग है कि वो दुनिया के अंदर अपने मुकदमे को लेकर जा सकती है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आपने दुरुस्त कहा कि इंडिया को जो है पाकिस्तान ने एक्सपोज करके रख दिया है, और जहां पर आपने कहा कि भारत को लगाम डालने की ज़रूरत है, तो वो इसी साल ही मई के महीने में हम उनको अच्छी खासी लगाम डाल चुके हैं, और एक के बाद एक उनको शर्मिंदगी का सामना है। ब्रिगेडियर साहब, आपके लिए भी और अपने नाज़रीन के लिए भी एक रिपोर्ट जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो जंग के दौरान जो पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराए थे ना सर, उसके कुछ सबूत जो है वो अब सामने आ गए हैं। बरतानी दिफाई जरीदा है की एरो, उसकी तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, और उनके मुताबिक जो 52 मिनट की फ़ज़ाई जंग थी ना, उसमें भारतीय फ़ज़ाई के 4 जो राफेल लड़ाका तैयारे जो हैं वो तबाह हुए हैं। ये इंटरनेशनली अब तहकीकाती रिपोर्ट में ये चीज़ साबित हो गई है। सर, उनके अब नंबर्स जो हैं वो भी अब सामने आ गए हैं। तो BS-001, BS-021, BS-022
और BS-027। सर ये वो राफेल्स के 4 राफेल जो हमने गिराए थे जी, हमने सबूत भी सामने रख दिए जनाब, ये ले पकड़े सबूत, ये आपके तैयारे गिरे थे और भारत अभी तक इन नंबर्स के जो राफेल है ना उनके उनकी तस्वीर जो है वो नहीं दिखा सका। तो आपको क्या लगता है कि हर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद कुछ ना कुछ ऐसा सबूत जो है वो सामने आ जाता है जो कि पाकिस्तान ने क्लेम किया था, तो भारत के लिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी अब ये? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। अब कहते हैं ना कि 3rd लार्जेस्ट आर्मी दुनिया के उसके पास मौजूद है, हमसे 8 गुना ज्यादा तगड़ी उसकी अफवाज इन टर्म्स ऑफ नंबर, लेकिन वो हमेशा भूल जाते हैं कि इट्स नॉट द गन व्हिच फाइट्स, इट्स बेसिकली द मैन बिहाइंड द गन व्हिच जी। फाइट्स, इट्स नॉट द पायलट, इट्स नॉट द एयरक्राफ्ट, बेसिकली इट इज द पायलट इन द कॉकपिट व्हिच बेसिकली फाइट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के शाहीनों ने, पाकिस्तान की बरी अफवाज और नेवल अफवाज ने अपनी तमाम जितनी हमारी बाउंड्रीज थी, सरहदें थी, उसका भरपूर दिफा किया। जो सबसे ज्यादा इज्जत जो है वो पाकिस्तान के शाहीनों के जो हिस्से में आई, फॉलोड बाय दी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, जो बरी अफवाज थी कश्मीर के अंदर। और अब तो जो नेवी जो है वो भी माशाल्लाह इतनी तगड़ी हो गई, अगले दिन उन्होंने FM-90 का सरफेस टू एयर मिसाइल भी फायर करके इंडिया को एक सिग्नलिंग दी है कि डोंट मेस विद पाकिस्तान। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इंडिया के जो इंडियन आर्मी चीफ थे, उनकी स्टेटमेंट आई है कि बगैर बॉर्डर क्रॉस किए पाकिस्तान ने हमें सख्त नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान जो मिलिटरीली स्पेशली जो टेक्नोलॉजी है साइबर के हिसाब से उसमें हमसे बहुत आगे है, उनकी एयरफोर्स बहुत आगे है, तो वो काफी सही करते हुए पाए गए हैं, उनके इंडियन एयर चीफ भी, आर्मी चीफ भी और नेवल चीफ भी। तो लिहाजा उनका मोरल का आलम आप अच्छी तरह बिल्कुल जान जी, सकते हैं। उनका मोरल जो है वो बड़ा इस वक्त लो नजर आ रहा है, और लो क्यों ना हो,